हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का सैम्पल पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि निमी के द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, निमी हर साल अपने 3 सेट पेपर जारी करता है और हम तीनों सेट पेपर पर 1 बाय 1 करके वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि हमने 1 और 2 सेट पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आपको चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, निमी अपने इन 3 सेट पेपर में से ही सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये 3 सेट पेपर ज़रूर तैयार करने चाहिए, जो कि मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दी है। आज की इस वीडियो में हम सेट पेपर 3 को बारीकी से समझने वाले हैं। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन मिलेंगे, WCS के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन मिलेंगे और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी टोटल प्रश्न हो गए यहाँ पर 70, यानी 70 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पर आपके कितने आंसर सही जाते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताते हुए चलेंगे कि ट्रेड थ्योरी में आपके कितने सही थे, है ना, WCS में कितने सही थे। इससे क्या होगा, मुझे भी स्कोर पता लगेगा, देन मैं उसी लेवल पर जाकर आपको समझाऊंगा, है ना, क्योंकि एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट का क्या स्कोर रह रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। डीसी मोटर में यह विशेषता वक्र जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी यह विशेषता वक्र किस मोटर का है, यह हमें बताना है। क्या ये सीरीज मोटर है, या शंट मोटर है, या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। तो मैंने आपको बता रखा है, ये जो विशेषता वक्र आपको दिख रहा है स्पीड और टॉर्क का बनाया गया है, और ये किसका है, ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। किसका, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि कह रहा है चित्र में दिखाए अनुसार डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये तो हमारा क्या है, ये आर्मेचर जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से। एंड यहाँ पर हम इस जो 2 वाइंडिंग हमें यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें हम इस तरह से भी तो बना सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, पैरेलल में है। यहाँ पर भी पैरेलल में है, लेकिन हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल फील्ड, है ना, ये फील्ड वाइंडिंग ही तो है। तो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है, मतलब फील्ड पैरेलल मेथड, है ना, फील्ड पैरेलल मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि कह रहा है कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अब यहाँ पर पूर्ण भार सीमा के साथ अगर बोलेगा ना, कि मतलब फुल लोड के साथ चलाने के लिए कौन सी मोटर डिज़ाइन की गई है, तो वो हमारी डिफरेंशियल होगी। कौन सी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगी, है ना, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज, जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड की थी चैप्टर वाइज, उसमें मैंने आसानी से समझा रखा है आपको, है ना, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर हम कहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे, जहाँ पर हमें अलग अलग लोड की आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, भारी भार के अचानक भारित होने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। भारी भार के अचानक भारित होने के लिए किस डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, तो कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज़ करते हैं। किसका, कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है खाद मिश्रित मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। जो मिक्सचर मोटर्स होती है, मिक्सचर ग्राइंडर, उसमें जो मोटर होती है, तो उसमें हम किस गति नियंत्रण का यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। क्या उसमें हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड लगाते हैं, क्या हम उसमें फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड लगाते हैं, या फिर आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, या फिर सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड का यूज़ करते हैं, किन में, मिक्सचर ग्राइंडर वाली मोटर्स में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है वाइंडिंग में टेप का क्या उद्देश्य है। वाइंडिंग में टेप किसे कहा जाता है ना, टेप का क्या मतलब है। तो टेप का मतलब होता है कंडक्टर को लपेटना। क्या मतलब होता है, कंडक्टर को लपेटना टेप का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है। ये एक ऑपरेशन और बता रहा है कि ये कौन सा ऑपरेशन है रिवाइंडिंग में, है ना।
तो इसे हम क्या कहते हैं, वेजेस निकालना। ये क्या कर रहा है, मोटर में से वेजेस को निकाल रहा है। तो ये रिमूविंग द वाइंडिंग को नहीं निकाल रहा है, ये वेजेस को हटा रहा है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वेजेस को हटा रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार किस प्रकार की वाइंडिंग को दिखाया गया है, आर्मेचर वाइंडिंग दिखाई गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, देखिए बैक पिच, ये वाई का मतलब पिच और बी का मतलब बैक, और वाई का मतलब पिच और एफ का मतलब फ्रंट, है ना। तो फ्रंट पिच क्या है, कम है, बैक पिच बड़ी है ना। बैक पिच बड़ी है और फ्रंट पिच कम है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग, है ना। प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग मतलब प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। ओके, अब अगर ये उल्टा होता, है ना, यहाँ पर बैक पिच क्या होती, कम होती और फ्रंट पिच ज़्यादा होती, तो ये हो जाता रिट्रोग्रेसिव, है ना। तो ये हो जाता रिट्रोग्रेसिव, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। यहाँ पर ये आर्मेचर के साथ, है ना, कि कौन सा टेस्ट हो रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा कौन सा ग्राउलर है, ये हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर है ना, एक्सटर्नल ग्राउलर है। ये हमारा क्या हो गया, रोटर, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हेक्सा ब्लेड, है ना, ये क्या है, ब्लेड है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी यहाँ पर रोटर के ऊपर ब्लेड रखा हो, है ना, ब्लेड रखा हो, तो वहाँ पर होता है शॉर्ट कॉइल टेस्ट, है ना। तो वहाँ पर होता है शॉर्ट कॉइल टेस्ट। लेकिन अगर ब्लेड नहीं रखा है, मान लीजिए यहाँ पर ब्लेड नहीं होता, तो ये ओपन कॉइल टेस्ट हो रहा होता है। कौन सा, ओपन कॉइल टेस्ट हो रहा होता है। यानी ब्लेड होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्लेड है तो शॉर्टेड कॉइल, ब्लेड नहीं है ना, ब्लेड नहीं है तो कौन सा होगा, तो ओपन कॉइल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर ब्लेड है तो ये कौन सा टेस्ट हो रहा होगा, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट हो रहा होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल मोटर पंप, जो पंप वाली मोटर होती है, सबमर्सिबल पंप मोटर, उनको वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, जो नॉर्मल हमारी मोटर होती है उन्हें तो हम सुपर इनेबल टाइप जो हमारा होता है तार, उससे हम कर सकते हैं, सुपर इनेबल वायर से, है ना। लेकिन जो पानी वाली मोटर होती है, जैसे सबमर्सिबल हो गया, तो उनके लिए हम वाइंडिंग में यूज़ लेते हैं पीवीसी कवर्ड टेप, है ना, पीवीसी कवर्ड टाइप वायर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर की धारा की दिशा बदलना क्यों बेहतर है, ये आपको बताना है। तो भाई ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि मोटर की विशेषताओं को बनाए रखें, है ना। मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि डीसी कंपाउंड मोटर के चलने के दौरान, है ना, चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध खुल जाएगा तो क्या होगा। प्रारंभिक प्रतिरोध अगर खुल जाएगा तो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ही खुल गया वहाँ का, यानी करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो मोटर बंद हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 4 पोल डीसी मोटर के आसन्न ध्रुवों के विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त होती है ना। 4 पोल डीसी मोटर हमारे पास है, तो कह रहा है आसन्न ध्रुवों के विपरीत ध्रुवता हमें प्राप्त करनी है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम जो है क्या करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित करेंगे, यानी धारा की दिशा बदल देंगे, है ना। विपरीत दिशा में धारा को प्रवाहित करेंगे, जिससे आसन्न ध्रुवों पर विपरीत ध्रुवता प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, होल्डिंग कॉइल करंट को लिमिटेड करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड वाला ऑप्शन दिया नहीं गया है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित करना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी शंट फील्ड खुल जाएगी तो उसमें क्या करेगा, मोटर की सुरक्षा करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर की निर्धारित गति से कम प्रदान करती है। तो वो कौन सी गति है,
तो उस गति को क्या कहते हैं, तो उसे आर्मेचर नियंत्रण विधि कहते हैं ना, आर्मेचर कंट्रोल मेथड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रृंखला मोटर की रेटेड गति से कम प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर, और यहाँ पर बात हो रही है डीसी श्रृंखला मोटर, है ना। तो दोनों में अंतर है ना, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन जो आपका आंसर है वो आपका जब बात करेगा यहाँ पर कौन सी, डीसी शंट मोटर की, है ना, डीसी शंट मोटर की बात करेगा तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड जाएगा। अगर बात करेगा डीसी सीरीज मोटर की तो आर्मेचर डायवर्टर मेथड जाएगा। किसका, आर्मेचर डायवर्टर मेथड जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट क्यों किया जाता है, शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, है ना, रोटेशन की दिशा अधिक बनाए रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस डीसी मोटर को अलग अलग भार के तहत स्थिर संचालन के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पर अलग अलग भार से भारित मोटर आएगी तब तो हमारा डिफरेंशियल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है डीसी मोटर को अलग अलग भार के तहत स्थिर गति, है ना, यहाँ पर बोल रहा है स्थिर गति से संचालित किया जाता है। तो वो कौन सी मोटर है, तो वो आपकी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होगी। कौन सी, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है। नो वोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ, है ना, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है बिल्कुल सही है। कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला क्रम में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि किसी डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड लियोनार्ड मेथड एक होता है ना, उसी का यूज़ करते हैं, वर्ल्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22 नंबर, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है ना। तो दोनों में अंतर है क्वेश्चन में, है ना, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शंट फील्ड खुलने पर, है ना, फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और हो सकता है आपको सेट पेपर 3 थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं, है ना। सेट पेपर 1 और 2 तो बहुत आसान है ना। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपको इसे भी तैयार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी कंपाउंड मोटर की विशेषता में परिवर्तन किए बिना, है ना, परिवर्तन किए बिना DOR को बदलने के लिए क्या तरीका है ना, DOR को बदलने का क्या तरीका है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंज द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट की दिशा को बदलने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है। 3 पॉइंट स्टार्टर में हम नो वोल्ट कॉइल क्यों लगाते हैं, उसका क्या मतलब है लगाने का। तो उसे हम इसलिए लगाते हैं कि बिजली गुल होने पर मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक, है ना, गति को एक समान बदलाव से प्रदान करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य से सामान्य से अधिक। तो ये एक ही मेथड है, वर्ल्ड लियोनार्ड विधि, है ना, यही करता है वर्ल्ड लियोनार्ड विधि। तो ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इस मेथड को आप ज़रूर याद करेंगे क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक होती है? यानी फ्रंट पिच, यानी जो फ्रंट पिच होगी वाई एफ, वो क्या होगी? बैक पिच से अधिक होगी। यानी फ्रंट पिच अधिक है और बैक पिच क्या है? कम है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रिट्रोग्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये उल्टा हो जाता, फ्रंट पिच कम हो जाती और बैक पिच अधिक हो जाती है ना, तो क्या हो जाता? तो ये प्रोग्रेसिव हो जाता है ना, तो ये प्रोग्रेसिव हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर, कह रहा है कि प्रतिगामी तरंग वाइंडिंग के लिए औसत पिच यानी वाई एवरेज, पिच एवरेज है ना, की गणना करनी है आपको कि ये क्या होगा। आर्मेचर कंडक्टर की संख्या कितनी है? 14 है। स्लॉट की संख्या कितनी है? 7 है। ध्रुवों की संख्या यानी पोल की संख्या कितनी है? 2 है। तो वैल्यूज़ आपके सामने हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर आप निकालेंगे तो कितना आएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे आप, ऐसे नहीं कि आप ABCD बता रहे हो, आपको पूरा सॉल्यूशन करके मुझे बताना है और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को हार्ट और पिन दोनों कर दूंगा। ओके, तो इसका राइट आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आंसर आपका 6 आने वाला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म करने क्यों किया जाता है? आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि नमी को हम सुखाना चाहते हैं, यानी कि नमी को सुखाना है तो हम क्या करते हैं? वार्निशिंग से पहले रिबाउंड आर्मेचर को गर्म करते हैं, जो बाइंडिंग आर्मेचर है उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं जिससे कि नमी सूख जाए। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में दिखाए अनुसार नियम कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता होगा ये बायां हाथ है ना, ये बायां हाथ है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, देख कर ही पता लग रहा है ये बायां हाथ है ना, बाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसा कौन है जो डीसी मोटर के गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वो फील्ड फ्लक्स होता है। कौन होता है? फील्ड फ्लक्स होता है। फील्ड फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी कम होगी मोटर की गति है ना, और फील्ड फ्लक्स जितना कम होगा उतनी मोटर की गति ज़्यादा होगी है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है सर्किट में दर्शाई गई गति नियंत्रण विधि का नाम बताइए। ये कौन सी गति नियंत्रण विधि है ये आपको बताना है। तो ये हमारी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, ये हमारा आर्मेचर है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आर्मेचर को डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर फील्ड को डाइवर्ट किया जा रहा है, बस आपको इतना बताना है। बिल्कुल सही, तो इसे आर्मेचर को कंट्रोल किया जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोटर के वाइंडिंग लीड को इंसुलेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी मोटर के वाइंडिंग लीड जो होती है उसे हमें इंसुलेट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो हम फाइबर स्लीप का यूज़ करेंगे। किसका? फाइबर स्लीप का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा है कि वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेशन सामग्री के इंसुलेशन गुण को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन के गुण को आपको बढ़ाना है ना, उसे और इंसुलेशन और बेहतर करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? वार्निश। क्या यूज़ में लेते हैं? वार्निश है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वार्निश। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम बताइए। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर ये हमारा कौन सा है? एक्सटर्नल ग्राउलर है ना, और ये हमारा क्या है? रोटरी आर्मेचर है ना, और इसके ऊपर इस तरह से ब्लेड रखा होता है ना। अगर ब्लेड रखा होता तो कौन सा होता? शॉर्ट कॉइल टेस्ट होता, लेकिन ब्लेड नहीं है तो ये कौन सा टेस्ट है? ओपन कॉइल टेस्ट। कौन सा? ओपन कॉइल टेस्ट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ओपन कॉइल टेस्ट दिख रहा है आपको?
एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाली आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना होता है ना, इस चीज़ पर, ये क्या है, अगर ये दोनों यहीं पर होते है ना, इस तरह से दोनों तार ये यहीं पर होते तो ये होता ओपन कॉइल टेस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्राउंड टेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा रोटर है, इसके बॉडी से टच किया जा रहा है और एक यहाँ पर कम्यूटेटर से टच किया जा रहा है, जिससे कि ग्राउंडिंग टेस्ट हो रहा है कि ये ग्राउंड तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा, है ना। ओपन कॉइल टेस्ट आपका सही आंसर नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है। लेकिन जो मैंने बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर यहाँ पर आपको हेक्सा ब्लेड रखा हुआ दिख रहा है तो वो शॉर्ट कॉइल टेस्ट है, अगर नहीं है तो ओपन कॉइल टेस्ट है। लेकिन ये दोनों वायर यहाँ पर होने चाहिए, है ना। लेकिन ये एक वायर यहाँ था, एक वायर यहाँ, यानी कि ये ग्राउंडिंग टेस्ट हो रहा है ना, ग्राउंडेड टेस्ट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तरंग घायल, यहाँ पर घायल बोल रहा है, वेव बाउंड की बात कर रहा है ना, हिंदी में कुछ और ही लिख देता है। तो वेव बाउंड 6 पोल डीसी मोटर में कितने समांतर पथ हैं। यानी कि मैंने आपको एक बात बताई है, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग, दो तरह की बाइंडिंग होती हैं। इसमें ए बराबर पी होता है, यानी समांतर रास्ते बराबर होते हैं पोल के, और यहाँ पर समांतर रास्ते हमेशा 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर वेव बाइंडिंग की बात हुई है और यहाँ पर समांतर पथ पूछ रहा है, तो ध्रुव कितने भी दे दे, ध्रुव से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका राइट आंसर हमेशा 2 ही जाएगा, क्योंकि इसमें समांतर रास्ते सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, है ना, हमेशा 2 ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो ये वाला फॉर्मूले में डाल देते हैं वैल्यू को। जैसे उन्होंने पोल देख लिए 6 है, तो पोल की जगह पर 6 लिख देंगे। अब वो देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी है, ये लगाकर चल देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वेब बाइंडिंग बोली है, ना कि लैप बाइंडिंग। ओके, इसलिए इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ लिया करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम बताइए। यहाँ पर ये कौन सा परीक्षण हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये परीक्षण कौन सा है, तो ये आपका सॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट हो रहा है। कौन सा, ये कम्यूटेटर पर लैंप लगा दी गई है, अगर ये लैंप जल जाती है तो क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, है ना, शॉर्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजेसेंट कॉइल 2 के शुरुआत से लीड से जुड़ा है तो ऐसी वाइंडिंग को क्या कहते हैं। तो ऐसी वाइंडिंग को हम एक ही नाम देते हैं, वो कि क्या है, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, है ना। 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर के सेगमेंट के माध्यम से एडजेंट कॉइल दो से जुड़ा है ना, एक कॉइल के बाद दूसरे में जुड़ा है, दूसरे के बाद तीसरे में, तो ये सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लॉट लाइनर में मुड़े हुए किनारों का नाम क्या होता है। स्लॉट लाइनर में मुड़े हुए किनारों का नाम क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कफिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी तक हमने यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब 38 में से कितने क्वेश्चन सही हैं ये आप मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कितना आंसर आपके सही हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस WCS को देखने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है WCS का, कह रहा है SP का विस्तारित रूप। SP की फुल फॉर्म पूछ रहा है। SP और CP दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। SP की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस, CP की फुल फॉर्म होती है कॉस्टिंग प्राइस, है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है सेलिंग प्राइस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई किसको निरूपित करता है। आई किसको निरूपित करता है, देखिए 3-4 चीज़ें आपसे पूछेगा, PIR और आपसे ईयर पूछेगा जो कि एन होता है। देखिए ये आपका प्रिंसिपल होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, ये आपका दर, रेट हो जाएगा मतलब दर, है ना। ये इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ओके, एन से हम क्या साल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, आई, तो आई से क्या इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो इंटरेस्ट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल किसे निरूपित करते हैं। मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपल हम P से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साधारण ब्याज में साल को देखिए किससे दर्शाया जाता है, और मैंने अभी आपको बताया एन से हम साल को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने के लिए विधि का प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो हम जो है किसी विशेष कार्य के लिए या फिर किसी प्रक्रिया के लिए कुछ मोटा मोटा अंदाज़ा लगाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, आकलन। क्या कहते हैं, आकलन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं, यानी इस पे क्या कहते हैं, एस्टिमेशन, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची प्रकाशित करता है। तो ऐसा कौन सा प्राधिकरण है जो दरों की अनुसूची प्रकाशित करता है। तो वो हमारा कौन सा गवर्नमेंट जो प्राइस, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट की गई है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, सरकारी विभाग इसका राइट आंसर होगा, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट विभाग लिखा है और प्राइस कैटलॉग लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर प्राइस कैटलॉग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। सुरक्षात्मक उपकरण किसे कहते हैं, जो उपकरण आपके सुरक्षात्मक उपकरण उसे कहते हैं जो आपके उपकरण की सुरक्षा करता है। जैसे फ्यूज़ क्या करता है, जैसे फ्यूज़ का कुछ मान होता है, जैसे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, है ना। मान लीजिए 5 एम्पियर का फ्यूज़ है ना, उसमें आ गया अचानक से 10 एम्पियर का करंट, है ना। तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जल जाएगा, है ना, और करंट को आगे नहीं जाने देगा, जिससे कि आगे जो भी आपका फ़ैन, टीवी वगैरह लगा है ना, एसी जो भी आपका लगा है, वो आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। तो इसने एक तरह से क्या किया, सारी डिवाइसेस की सुरक्षा की, है ना। तो ये क्या हो गया, सुरक्षात्मक उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूज़। फ्यूज़ क्या है, एक सुरक्षात्मक उपकरण है। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर तो जो विरोध करता है, मतलब करंट को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है। मैग्नेट अलग ही चीज़ होगी, कैपेसिटर जो है स्टोर करता है करंट को, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिना स्विच पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह बताइए। बिना स्विच के बोल रहा है ना। तो बिना स्विच के मैंने आपको बताया था, बिना स्विच के आपका कुछ इस तरह से दिखता है। इस शक्ल को आप याद रखेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आयत में एक और आयत होता है। ओके, ये आपका बिना स्विच के होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक कौन सा है। तो माइक्रोफोन सामान्य की बात कर रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये होता है माइक्रोफोन का, है ना, माइक्रोफोन का। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक सवाल और पूछता है कि यहाँ पर आपको एक कंडेंसर बना देगा। अब ये आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या है। तो अब इसका नाम हो चुका है कंडेंसर माइक्रोफोन, है ना, कंडेंसर माइक्रोफोन। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगर ये नहीं बना है तो ये नॉर्मल माइक्रोफोन होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक बताइए। तो अब यहाँ पर करते क्या है स्टूडेंट, जल्दबाजी में पढ़ते हैं और ये वाला आंसर मारते हैं, ये वाला जो कि इसने बोला है कि डीसी और एसी दोनों, है ना। तो सिर्फ डीसी और सिर्फ एसी आंसर नहीं होगा, डीसी एसी दोनों पूछा है तो हम दोनों वाला ही आंसर लगाएंगे, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर आप देखेंगे ये डीसी हो गया, ये एसी हो गया, और यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये इसका आंसर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो ये आपकी होती है, ये डीसी होती है, ये एसी होती है, ये आपकी स्क्वायर वेव होती है ना, जो कि मैंने आपको समझा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। सिंगल पोल एमसीबी आपको पता करना है, इसमें सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। तो सिंगल पोल एमसीबी देखिए, मैंने आपको बताया है यहाँ से 4 वायर इनपुट होंगे और 4 वायर आउटपुट होंगे, मतलब 4 वायर है ना, तो 4 पोल हो गया ये, है ना, 4 पोल हो गया। यहाँ पर देखिए 2 वायर इनपुट होंगे और 2 वायर निकलेंगे, यानी कि ये 2 पोल हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 वायर इनपुट हो रहा है और 1 बार आउटपुट हो रहा है, मतलब ये 1 पोल हो गया। और हमसे पूछा क्या था, 1 पोल ही पूछा था, है ना।
सिंगल पोल पूछा था, तो सिंगल पोल वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और दिया है जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 3 वायर जा रहे हैं, 3 वायर आ रहे हैं, मतलब 3 पोल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से नॉट गेट कौन सा है। अब यहाँ पर नॉट गेट, गेट्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए आपके कितने तरह के गेट होते हैं, एक आपका और गेट होता है, एक आपका एंड गेट होता है, एक आपका नॉट गेट होता है, और एक आपका नॉर गेट होता है, और एक आपका नैंड गेट होता है। बस आप इतने याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए और गेट कैसा दिखता है आपका, और गेट आपका इस तरह से दिखता है, इसमें 2 इनपुट 1 आउटपुट होता है। एंड गेट आपका कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें भी 2 इनपुट 1 आउटपुट होता है। और नॉट गेट आपका कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें 1 इनपुट और 1 ही आउटपुट होता है ना। और नॉर गेट आपको कैसे दिखता है, ये और गेट की तरह ही होता है, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। बस यहाँ पर एक गोली आ जाती है ना। नैंड गेट किसकी तरह होता है, ये एंड गेट की तरह ही होता है, बस इसमें होता क्या है, यहाँ पर गोली आ जाती है ना। तो ये आपके होते हैं गेट्स। अब इनकी जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको याद रखनी है। और गेट की क्या होती है, ए प्लस बी, है ना। एंड गेट की क्या होती है, ए इंटू बी, है ना। और नॉट गेट की क्या होती है, ए इनवर्स। और नॉर गेट की क्या होती है, और गेट की तरह ही होती है, ए प्लस बी, बट ऊपर यहाँ पर डंडा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर गोल आ गया, एन आ गया, है ना। यहाँ पर नैंड गेट की एक्सप्रेशन क्या होगी, तो ये एंड गेट की तरह ही होती है, ए डॉट बी, बस ऊपर एक डंडा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर एन बड़ा है तो यहाँ पर एक डंडा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है इसे आप ज़रूर याद कर लें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी का आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था नॉट गेट कौन सा है, तो नॉट गेट हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये हमारा क्या होता है, नॉट गेट होता है। अब ये हमारा कौन सा गेट है, एक्चुअल में ये गेट है ही नहीं, ये डायोड है ना। और ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है स्टूडेंट्स को, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन लगा देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, गोली बनी हुई होगी, यहाँ पर डंडा अगर लग गया तो वो डायोड हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बताते हुए चलता हूँ जिससे आप गलती ना करें। ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका नॉर गेट है क्योंकि यहाँ पर एक गोला लगा है। ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका एंड गेट है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो है इम्प्लॉयबिलिटी जो आपका ईडी है इसके 6 क्वेश्चन और डब्ल्यूसीएस इसके 6 क्वेश्चन, दोनों के 6 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब इन 12 प्रश्नों में से आपके कितने सही हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए अभी के अभी, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये भी आपको 50 मार्क्स दे करके जाने वाली है ना। 50 नंबर बहुत होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर एक इनफॉर्मल स्थितियाँ है ना, वो आपको बताना है इनफॉर्मल स्थितियाँ कौन सी है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो हम कैंटीन में, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर लंच ब्रेक हुआ तो वहाँ पर आप कैंटीन में जाकर भोजन करते हैं, तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ कैसे बोलते हैं, इनफॉर्मली बोलते हैं ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या लाभ है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से फ़ायदा क्या होता है, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में दी गई जानकारी में से एक है। यहाँ पर आपको बताना है किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में दी गई कौन सी जानकारी है इनमें से, है ना, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बोला गया है अपने घर के बारे में पूछना, यानी उनके घर के बारे में पूछ रहा है, मतलब वो इनफॉर्मली बताएगा, है ना, इनफॉर्मली बताएगा। अब देखिए कंपनी के भूमिकाओं के बारे में पूछोगे तो फॉर्मली ही बताएंगे, है ना। अपने अनुभव के बारे में पूछोगे तो ये भी फॉर्मली ही बताएंगे। क्या ऑफिस की टाइमिंग के बारे में पूछोगे ये भी फॉर्मली ही बताएंगे। अगर उसके घर के हालचाल आप पूछ रहे हैं, घर के बारे में पूछ रहे हैं तो वो इनफॉर्मली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या होगा। यानी कोई आपसे मदद मांग रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही तरीका है मदद देने का, यानी रिएक्ट करने का। अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है तो आप सबसे पहले कहिए ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ना। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कह सकते कि पूछो इतना भी नहीं आता, है ना इससे क्या होगा, सामने वाला और गुस्सा हो जाएगा, है ना। आप कह रहे हो पूछो इतना भी नहीं आता तुम्हें, इतना भी नहीं पता है ना।
मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ, ऐसा भी नहीं कहना है कि मैं अभी बिजी हूँ बाद में बताऊँगा, है ना, ऐसा भी नहीं कहना है। ईमेल के माध्यम से, अब भाई उसको अभी ज़रूरत है हेल्प की और आप कह रहे हो ईमेल लिख करके मुझे भेजो, फिर मैं देखूँगा, फिर उसके बाद हेल्प करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर शिष्टाचार यानी एटिकेट क्या है। कार्यस्थल पर एटिकेट क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा सेट पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म, ये क्या होता है, ये एक एटिकेट होता है ना। ये कार्यस्थल का एटिकेट है यानी वर्क प्लेस एटिकेट के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है। तो स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना, इसे क्या माना जाता है, ये स्वच्छ, अगर आप अपने वर्क प्लेस को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, है ना, तो ये तो अच्छी बात है ना, यही आपका क्या है, उचित व्यवहार माना जाएगा कार्यस्थल पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप साफ़ सफाई रखें, है ना। नियमित रूप से काम में देरी होना या फिर मीटिंग दौरान बीच में रोकना या फिर फ़ोन पर ऊँची आवाज़ में बात करना, ये बेकार आंसर है, ये आपके राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 57 नंबर, कह रहा है अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है। अच्छा कार्यस्थल कौशल कौन सा है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कार्यस्थल को साफ़ सुथरा रखना, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई रखना, यही एक अच्छा कार्यस्थल कौशल होता है यानी वर्क प्लेस स्किल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वही ऑप्शन इसमें डाल दिए, फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करना, डेस्कटॉप पर बार बार टैप टैप करना, है ना, समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना, तो ये सारे के सारे गलत आंसर हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल उचित शिष्टाचार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना। सबसे पहली बात, फ़ोन को साइलेंट मोड में रख लीजिए क्योंकि आप एक ऑफिशियल मीटिंग में हैं, है ना। और आपको क्या करना है, डिस्कशन जो हो रहा है उसमें आपको एक्टिव होना है ना, सक्रिय रूप से भाग लेना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पर और ऑप्शन देखेंगे तो फ़ोन पर ऊँची फ़ोन की जांच करना और मैसेज उत्तर देखना, ऐसा नहीं करना है कि आप नोटिफिकेशन देखे जा रहे हैं, है ना, फ़ोन को साइलेंट पे नहीं किया है, मैसेज वगैरह का रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोवर्कर्स वहाँ पर जो बैठे हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी गलत तरीका है। मीटिंग में स्पीकर पे बात करना, ये भी गलत तरीका है और लोग डिस्टर्ब होंगे। मीटिंग में तो बात करना ही नहीं चाहिए फ़ोन पर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। आपको फ़ोन को साइलेंट करना है और डिस्कशन में एक्टिव होकर के रहना है। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि सहकर्मी यानी कोवर्कर किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके जो कोवर्कर्स हैं किसी दूसरे कोवर्कर के साथ गॉसिप कर रहे हैं यानी हंसी मजाक कर रहे हैं ना, तो आपको क्या समझना चाहिए। तो आपको फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर उचित व्यवहार है उचित नहीं अनुचित, है ना। अनुचित व्यवहार मतलब उचित व्यवहार नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर चाहिए हो जाएगा, यानी उन्हें समझाना चाहिए कि ये सही नहीं है, आप वर्क प्लेस पर जो है इस तरह से गॉसिप नहीं कर सकते, है ना, ये आपको उन्हें बताना चाहिए क्योंकि ये अनुचित व्यवहार में आता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, कन्वर्सेशन में शामिल होना बहुत ज़रूरी, जारी रखना चाहिए, अन्य सहकर्मी के गॉसिप के बारे में बताना चाहिए, ये आपके गलत आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, जो कि निमी ने आंसर बिल्कुल सही मान रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम वर्क को दर्शाता है। तो टीम वर्क को कौन दर्शाता है, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना, है ना, एक समान लक्ष्य सभी का हो और उसी दिशा में मिलकर सभी लोग साथ में काम करें, तो वही आपका होता है कौन सा, टीम वर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। टीम वर्क के लिए क्या आवश्यक होता है ये आपको बताना है। तो टीम वर्क के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उचित कम्युनिकेशन, यानी आपके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन आनी चाहिए, तभी ये आप जो है एक टीम वर्क कर पाएंगे, है ना। पैसा, कॉन्फिडेंस, एग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट या फिर इजी टास्क, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, उचित कन्वर्जेशन, यानी आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, इनमें से कौन सा एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है ना। अच्छा टीम प्लेयर कौन बनेगा ये आपको बताना है। तो वही बनेगा जो टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करे और नए नए आइडियाज़ शेयर करे, है ना, तो वही तो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
आपके टीम ने चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आपको जो है सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए, है ना, सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। तो मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद कहना, ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपने अकेले तो बनाया नहीं है, आपकी टीम ने बनाया है। तो सबसे पहले आप टीम को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनकी मदद से ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है ना। तो ये आपका सही तरीका है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कह रहा है यह कहना कि तुमने सब कुछ किया है और दूसरों को प्रशंसा नहीं करना, ये गलत है ना। खुद क्रेडिट नहीं लेना है। ये भी नहीं कहना कि किसी एरर के लिए समूह को दोषी ठहराना, ये भी सही नहीं है। सेलिब्रेट ना करें, अगला काम स्टार्ट कर दें। सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना, इससे मोटिवेशन मिलती है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यानी आपको दिख रहा है सामने वाला काम को करने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ना, तो आपको उसकी कैसे मदद करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो उनको टास्क को पूरा करने के लिए हेल्प और सपोर्ट ऑफ़र करना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है या सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो बताइए। यानी ऑफ़र करना है ना, हेल्प और सपोर्ट ऑफ़र करना, ये बहुत सही तरीका है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करके अपने कार्यों पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब आपने देख लिया है सामने वाला काम नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इग्नोर कर दिया है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्यकुशल ना होने के कारण उनकी आलोचना करनी चाहिए। उन्हें क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए, है ना। उनके योगदान में कमी के बारे में सुपीरियर कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि कोवर्कर्स का काम क्या होता है, टीम का काम क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव होने से प्रभावित हुआ है। यानी कि जो प्रौद्योगिकी है ना, इन्फ्लुएंस टू रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो किसके द्वारा यहाँ पर जो है चेंजेस आए हैं। तो वर्क ऑफ फ्यूचर ही है ना, फ्यूचर का जो भविष्य है, यानी काम का जो भविष्य है उसमें बदलाव को प्रभावित किया है टेक्नोलॉजी ने, है ना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य का भविष्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप किन तरीक़ों से अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको हैंड वर्क करना चाहिए, ड्राइंग वगैरह करना चाहिए, या किताबें पढ़ना चाहिए, या सामाजिक सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल। जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिजिटल टूल्स का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है टेक्नोलॉजी स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिग अर्थव्यवस्था क्या है। गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो ये आपकी एक कार्य का सिस्टम जहाँ पर लोग पार्ट टाइम के रूप में काम करते हैं, उसे हम गिग इकोनॉमी कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका क्या है। अगर आपको गिग जॉब खोजनी है गिग वर्कर्स के लिए, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स पर खोजेंगे, है ना, क्योंकि रोज़गार कार्यालय और रोज़गार समाचार पत्र और प्लेसमेंट सेल में ये नहीं मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स पर खोजेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है, ये आपको बताना है। स्वरोजगार यानी खुद का बिजनेस खोलने का कौन सा एक यहाँ पर विचार है, कौन सा आइडिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रीलांसिंग, टेलरिंग सर्विस, ये तो नहीं होगा। बुटीक ऑनर या होम कैटरिंग, ये सारे ऑफलाइन है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये सभी क्या हैं, यहाँ पर आपने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि स्वरोजगार विचार कौन सा है ना। तो यहाँ पर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यानी वो बिज़नेस तो हो ही सकता है ना। तो यहाँ पर मैं समझा कि ये ऑनलाइन होगा, तो ये आपके सही ऑप्शन है, यानी सारे ऑप्शन सही है ना। होम कैटरिंग अगर आप खोल रहे हैं, या फिर बुटीक ऑनर बन रहे हैं, या फिर सर्विस ऑनलाइन खोल रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे आपके हैं स्वरोजगार विचार, यानी बिजनेस आइडियाज़। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काम के स्थानांतरण का क्या अर्थ है। काम के स्थानांतरण का क्या अर्थ है, मतलब माइग्रेशन ऑफ वर्क मीन, यानी माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी
यानी आप नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उसी को हम माइग्रेशन ऑफ वर्क कहते हैं ना, माइग्रेशन ऑफ वर्क। उद्योग का स्थानांतरण या पेशे का स्थानांतरण या फिर अलग अलग शिफ्ट में काम करना, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी आप माइग्रेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किस चीज़ पर, किस फैक्टर पर काम करेंगे, सोचेंगे, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आएगी, यानी जीवन यापन की लागत कितनी हो जाएगी, वहाँ पर रहने सहने का खर्चा कितना होगा, खाने का खर्चा कितना होगा, कितने बचा पाएंगे पैसे, है ना। तो ये सारी चीज़ सोच कर चलना होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल है। स्किल इंडिया डिजिटल क्या है, ये आपको बताना है। तो स्किल इंडिया डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है ना, एक प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड करियर रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल मूवी नहीं है, सरकारी केंद्र ऑफिस नहीं है ना, नेम ऑफ ट्रेड नहीं है, ट्रेड का नाम नहीं है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, एक डिजिटल सीवी बनाना और उसे क्यूआर पर साझा करना क्या है। आपने एक डिजिटल सीवी बनाया और उसे आपने क्यूआर पर साझा किया, तो ये आपकी एक डिजिटल पहचान है ना, ये आपकी क्या है, एक डिजिटल पहचान है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग अलग करना क्या कहलाता है। यानी आप जैव कचरे को फेंकने से पहले क्या कर रहे हैं, कागज़ को अलग कर रहे हैं, प्लास्टिक को अलग कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपका ग्रीन माइंडसेट कहलाता है ना, ग्रीन माइंडसेट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास कौन सा है। ग्रीन माइंडसेट के लिए प्रैक्टिस कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कचरे को अलग अलग करना और पुनर्चक्रित करना, यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है ग्रीन माइंडसेट की। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रिंट आउट लेना या फिर एयर कंडीशनर का उपयोग करना, ऑन लाइट को ऑन रखना, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया। अब 25 में से आपके कितने आंसर सही थे वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मैंने आपको 75 क्वेश्चंस को कराया है, तो इन टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं अभी के अभी आपको कमेंट करना है। ओके, कमेंट में अपना आंसर स्कोर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्कोर जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो शेयर भी कर देना, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़ सकें और इस चैनल से जुड़ सकें और वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठा सकें। ओके, बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए तीनों सेट पेपर की, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर आप फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।